आज हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ में शुरुआती तौर पे हम ये बात चीज़ समझ जाएंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या है और इसके अंदर जो क्वेश्चन बन करके आ सकता है वो क्या है। आपके इस लो का हिस्सा है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम। और एट द एंड आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में डेरिवेशन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर काफ़ी फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को समझने से पहले खाली फील्ड फोर्स क्या होती है, क्योंकि फील्ड फोर्स के होने से ही ये चीज़ें हो जाती है। आपके बुक में भी यही से शुरुआत ली हुई, तो हम यही से करते हैं कि देखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड तभी होंगी जब किसी रीजन, फील्ड मतलब वो होगी जहाँ पे कोई ऐसा रीजन जहाँ पे एक्चुअल में फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो, तो वो आपके पास फील्ड होती है। तो फील्ड फोर्स क्या होगी, ये किसी भी बॉडी या पार्टिकल कहें उसके गिर्द एक वो रीजन हो सकता है जिस रीजन में वो बॉडी इन्फ्लुएंस कर सकती है, फोर्स एग्जर्ट करती है बाकी किसी दूसरे बॉडीज के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई मेस मौजूद है या चार्ज मौजूद है तो ये अपने गिर्द एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में कोई और दूसरा, माने कि यूनिट मेस आता है, यूनिट मेस आ जाता है, कुछ छोटा सा मेस आ जाता है, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो हम इसके फील्ड फोर्स की डेफिनेशन भी हम यहीं से करते हैं, द रीजन अराउंड एनी बॉडी। द रीजन अराउंड क्या है जी, एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के गिर्द वो रीजन होगा, ठीक है, वेयर वो बॉडी, ये मान ले मेस है या कोई बॉडी है। बॉडी कहेंगे तो आप समझ जाना कि बॉडी हो सकती है, पार्टिकल कोई चार्ज हो सकता है, कोई मैस हो सकता है। ये मैं बताऊं आपको, जब कभी मैस रहता है तो वो भी अपनी एक फील्ड फोर्स बनाता है, या कोई एक चार्ज हो तो वो भी अपनी एक फील्ड फोर्स बनाता है, या कोई एक मैग्नेट हो वो भी अपनी फील्ड फोर्स बनाता है। मैंने क्या कहा, मास हो तो कौन सी फील्ड फोर्स बनाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी। क्या बनेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड। इस चीज को आप अच्छे से जानते होंगे। इसी तरह अगर कोई चार्ज रहेगा तो फिर कौन सी फील्ड फोर्स बनेगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उसके अराउंड कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी तरह कोई मैग्नेट रहेगा, इसके ऊपर हम बात वैसे कम करेंगे यहाँ पे, तो वो कौन सी फील्ड बनेगी, उससे क्या एसोसिएटेड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज, कोई भी मैग्नेट, कोई भी बॉडी, कोई भी मैस हो सकता है। इसके गिर्द वो रीजन जहां पे ये जो पार्टिकल, चाहे ये मैस, चाहे ये चार्ज, चाहे ये मैग्नेट पड़ा हो, वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखेगा उस रीजन के गिर्द, अपने बॉडी के अराउंड एक रीजन रखेगा, और उस रीजन में कोई भी दूसरी बॉडी आ जाए उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो उस रीजन को हम फील्ड फोर्स कहेंगे कि इस मैस का या चार्ज का या मैग्नेट का वो एक फील्ड फोर्स रीजन होगा जहां पे वो एक्चुअल में फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा, तो इसे हम फील्ड फोर्स कहते हैं। एक्चुअल में फोर्स लगा रहा होगा। समझ आई कि नहीं आई। द रीजन अराउंड एनी बॉडी वेयर इट, बॉडी मतलब आपको पता है ना, चार्ज, मैस, मैग्नेट कुछ भी हो सकता है। वेयर इट इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस करेगा, वेयर इट इन्फ्लुएंस अदर बॉडीज, यानी कि दूसरे बॉडीज पे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। वेयर इट इन्फ्लुएंस ऑन अदर बॉडीज, लिखो ऑन अदर बॉडीज बाय एक्सर्टिंग फोर्स। या समझ आई कि नहीं, बाय एक्सर्टिंग फोर्स, कि फोर्स एक्सर्ट करके दूसरी बॉडीज के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकता है वो अपना असर, यानी कि फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो उस रीजन को हम फील्ड फोर्स कहेंगे। अब वो फील्ड फोर्स मेस रहेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स होगी, चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगी, मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स रहेगी। अब ये जो फील्ड फोर्सेस हैं इनको कैटेगराइज किया है दो तरह से, यानी कि फील्ड फोर्स को कैटेगराइज किया गया है, कंजर्वेटिव फील्ड होगी या नहीं होगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं मेस, चार्ज और मैग्नेट के लिहाज से हम। ठीक है जी। तो अब ये जो फील्ड फोर्स का कंसेप्ट आया, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है। मेस होगा तो ग्रेविटेशनल, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ आई कि नहीं। अब इसके अंदर आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का कंसेप्ट यूज हुआ, तो जरा कंजर्वेटिव फील्ड को समझते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड्स कब कहलाएंगी, नॉन कंजर्वेटिव कब कहलाएंगे, इस चीज को समझते हैं। इसके ऊपर बात चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल की फील्ड के ऊपर, जब हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ी और बात इसके ऊपर छिड़ेंगे। ठीक है जी। हल्की सी, इतनी उसमें जाने की जरूरत नहीं, आपकी बुक से हटेंगे तो आपको फिर टॉपिक सारा इररिलेवेंट दिखेगा, तो आप छोड़ के जाएंगे। तो बात करते हैं जी कंजर्वेटिव फील्ड। क्या कह रहे हैं जी, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड
ए फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे जब उस फील्ड के लिए दो प्रॉपर्टीज यानी कि प्रूव हो जाए या दो प्रॉपर्टीज उसके ऊपर यानी कि लागू हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो इसके लिए क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फील्ड शुड बी कंजर्वेटिव क्या होगी, फील्ड कंजर्वेटिव कहलाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं फील्ड इज सेड टू बी, ऐसा ही लिखा हुआ है आपके बुक में, इज सेड टू बी क्या, टू बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कहलाएगा अगर क्या हो, दो चीजें सही साबित हो जाए। नंबर वन, पहली फर्स्ट चीज क्या है इसके लिए सही कंजर्वेटिव होने के लिए, वर्क डन यानी कि वर्क डन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बाय पार्ट टेकन, यानी कि जो पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी है ना उसके इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है, इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट टू पार्ट टेकन, यानी कि पार्ट टेकन के इंडिपेंडेंट होना चाहिए वर्क डन। तो तब आपके पास क्या कहलाएगी, कहलाएगी है क्या है जी, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट टेकन, जो पाथ बॉडी लेगी, जिस पाथ से बॉडी मूव करेगी उसके इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, पहली कंडीशन। इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो है वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज टेकन एज जीरो, जो कि जीरो होना चाहिए। वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, यानी कि क्लोज पाथ का जो वर्क डन है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फिट बैठती है तो वो क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। अब इसका जरा एक्चुअल में मतलब समझते हैं, क्या कह रहा है ये कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन या पार्ट फॉरवर्ड का क्या मतलब है, या फिर वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इज जीरो, इस बात का क्या मतलब है समझो। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन का मतलब ये है कि अगर मान ले, पहली वाली बात करते हैं, क्या है पहली बात, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन। इस बात का मतलब क्या है, जो वर्क डन इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो जाए सेटिस्फाइड तो वो कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगी। ऐसा कंजर्वेटिव फील्ड में होता है, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं होता। तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन के इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मान ले ये एक पाथ है, आपने ए से बी जाना है, कहां से कहां जाना है, ए से बी जाना है, तो आप क्या करोगे जी, ए से बी जाते हुए दो पाथ, दो रास्ते चुनोगे। तो ये है कि एक रास्ता नंबर 1 है और ये रास्ता नंबर 2 है। तो आप कह सकते हो कि अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड हो तो मान ले व्हेन अ बॉडी या पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पार्टिकल ए टू पार्टिकल बी इन डिफरेंट पाथ्स, एक बॉडी है या पार्टिकल है जिसको हमने दो डिफरेंट पाथ में डिस्प्लेस किया, इस चीज को समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन का क्या मतलब है। अगर हम किसी बॉडी को पाथ ए और पाथ बी से मूव करवाते जाएं तो होगा क्या कि वर्क डन इन पाथ नंबर 1 विल इक्वल टू वर्क डन इन पाथ नंबर 2, यानी कि दूसरे पाथ का वर्क के इक्वल आ जाएगा। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि मान ले एक बॉडी को डिस्प्लेस किया हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी थ्रू पाथ नंबर 1, एंड मान ले एक पॉइंट इसी बॉडी को हमने पाथ नंबर 2 से भी मूव करवाया, देन वर्क डन थ्रू पाथ नंबर 1 एंड वर्क डन थ्रू पाथ नंबर 2 ये दोनों इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म ही बनती है। अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो इस इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड ना करे कि रास्ता कोई भी चुन लो, आप कोई भी रास्ता चुन लो, सीधा हो, टेढ़ा हो, पेड़ा हो, लेकिन आपका मंजिल वही है, तो आपके पास वर्क डन सेम होगा। ऐसा है यहाँ पे हाथ तक लेके आने है किसी इस मार्कर को नीचे जमीन से, सीधा ले आओ तब भी उतना ही वर्क होगा, या जिगजैग ले आओ ऐसे 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 करके इधर लाओ, तो मंजिल एक ही है, तो मतलब वर्क सेम होगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो ये बात हम करेंगे जो फील्ड होती है उसके ऊपर। तो यहाँ पे इस बात को हम जरा मैथमेटिकली लिख सकते हैं, वर्क डन इन पाथ 1 इक्वल टू वर्क डन थ्रू पाथ नंबर 2, ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। अगर दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड तो मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड है।
एक ये प्रॉपर्टी पूरी होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, यानी कि वर्क डन इन क्लोज पाथ जीरो होना चाहिए। वर्क डन इन क्लोज पाथ, इन क्लोज पाथ क्या होना चाहिए जी, जीरो हो जाना चाहिए। क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई बॉडी है उसको हमने क्लोज पाथ में घुमाना है तो हम क्या करेंगे, मान ले घुमाते कैसे हैं क्लोज पाथ में, ऐसे आपने लेके गए हो, फिर आप ऐसे लेके आओ, कोई भी रास्ता हो सकता है, ये तो फिर क्या बन गया, कोई रास्ता आपकी बुक में दिया हुआ यार, एक ऐसा है एक ऐसे, आप ऐसे लेके गए हो फिर ऊपर से ऐसे लेके आए हो, तो आपने पहले ए पॉइंट से शुरू किया, बी ले गए, यानी कि ए से बी इस तरफ से ले गए, वापस बी से ए लेके आए हो, तो आपके पास दोनों मतलब क्लोज पाथ बन गया। क्लोज पाथ का मतलब है ऐसा पाथ जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोज पाथ। जैसे इधर से शुरू किए थे, बी पे गया फिर वापस ए पे आ गया, तो मतलब ये क्लोज पाथ का वर्क हो गया। क्लोज पाथ क्या होता है पहले ये समझ लो। क्लोज पाथ, क्लोज पाथ उसे कहेंगे द पाथ या द पाथ वेयर सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देखिए सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज पाथ कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज पाथ कहेंगे। तो क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस चीज को जरा मैथमेटिकली भी लेके चलते हैं, आपको समझ अच्छे आने वाली है। मैथमेटिकल भी लेके चलते हैं, आपको समझ अच्छे से आने वाली है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या क्लोज पाथ वो होगा जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे हमने वर्क डन को क्या लिया है, जीरो के इक्वल, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है वो एक्चुअल में किसके इक्वल था, बी टू ए इक्वल होगा, बी टू ए के इक्वल होगा। ए से बी जितना वर्क करेंगे उतना बी से ए होगा। यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जब इस तरह, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, क्योंकि नेगेटिव हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। देखो इसको अगर नेगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लो, ठहरो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, और वर्क डन बी टू ए है, इसको आप ले सकते हो माइनस वर्क डन ए टू बी, यानी कि ए से बी जो है ना उसको नेगेटिव लिया, बी से ए वाले को पॉजिटिव वर्क लिया, ए से बी नेगेटिव, बी से ए पॉजिटिव, तो नेगेटिव अगेंस्ट द ग्रेविटी गए। तो अब इधर लाए, इसको इधर लाए, वर्क डन बी ए ये होगा प्लस वर्क डन ए बी इक्वल टू जीरो, यानी कि चेंज इन वर्क जीरो आ जाएगा, दोनों का जो चेंज है, दोनों का सम है वो जीरो आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इन ए क्लोज पाथ जीरो होता है। ये क्लोज पाथ है, ए से शुरू किए थे वापस बी से ए आ रहे हो, तो क्लोज पाथ में वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, क्लोज पाथ में। ठीक है जी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, आपके पास जो कंजर्वेटिव फील्ड थी उसकी हमने बात की थी। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन कौन सी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, फेमस है फील्ड है, वो क्या है आपके पास, कंजर्वेटिव है, क्या है, कंजर्वेटिव है। और कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे आर मे नॉट बी कंजर्वेटिव, मे आर मे नॉट बी कंजर्वेटिव, मे आर मे नॉट बी कंजर्वेटिव। अब क्यों ऐसा है सर, लेकिन देखो ये फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव नहीं रह सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी ऑलवेज कंजर्वेटिव नहीं होती, लेकिन हम इसको कंजर्वेटिव लेते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अब इसको जरा जनरल रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाएंगे ना आइंस्टाइन की, वहां पे इसको कंजर्वेटिव नहीं लिया जाता है, वो आपके कोर्स का ऐसा नहीं, छोड़ दे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर मे नॉट बी कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कब होगी, जब कोई स्टैटिक चार्ज हो, स्टैटिक चार्ज हो और वो जो फील्ड बनाएगा उसको हम कंजर्वेटिव कंसीडर करेंगे। जब कोई टाइम वेरिंग फील्ड हो, टाइमिंग वेरिंग फील्ड हो, टाइमिंग वेरिंग फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जो चेंज हो रही है, उस वक्त नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या ख्याल है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज नॉट कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी कंजर्वेटिव नहीं होती है। अब एक्सक्यूज आ सकते हैं इसलिए बता रहा हूं, रीजंस कंजर्वेटिव नहीं होगी क्योंकि ये भी चेंज होती है। ठीक है जी, इसका ग्रेडियंट में चेंज आता रहता है, तो इसको कांस्टेंट हम भी नहीं लेते हैं, किस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड को, कंजर्वेटिव नहीं होती है। उसके अलावा ऊपर वाली जो फील्ड्स हैं उसको कंसीडर किया जाता है, कंजर्वेटिव भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव भी।
स्टैटिक चार्ज हो तो फील्ड कंजर्वेटिव, और उससे जो फील्ड निकलेगी वो कंजर्वेटिव होगी। टाइम वेरिंग फील्ड होगी, टाइम के साथ चेंज होगी, तो तब ये नॉन कंजर्वेटिव रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये कंजर्वेटिव होगी। तो अब बात करते हैं जी नॉन कंजर्वेटिव की, कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होगी। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, अब उसके उलट है ऐसी फील्ड जिसमें हमारे पास वर्क डन, यानी कि जो है ना इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड कहते थे ना, यहाँ पे वर्क डन डिपेंडेंट होगा पाथ फॉरवर्ड के, और वर्क डन इज इन अ क्लोज पाथ जीरो नहीं होगा। तो अब आपके पास क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि a field is said to be non-conservative if क्या होगा, work done in a closed path is not zero। closed path पे क्या ना हो, path is not zero, जीरो ना हो, is not zero। अच्छा, is not zero, एक बात तो ये है जीरो नहीं होना चाहिए। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, जीरो ना हो तब भी आपके पास क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। दूसरी कंडीशन इसके ये है कि इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड है ना, यहाँ पे वर्क डन इज डिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड होगा, तो वर्क डन क्या होगा, इज डिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड, पाथ फॉरवर्ड के डिपेंडेंट होगा। पाथ टेकन लिख दो यार, जिस रास्ते से जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये जो डिपेंड करेगी जिस रास्ते से लेके जा रहे हो, वो स्मूथ है, रफ है, किस तरह का है, उस पर डिपेंड करेगी। विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस जो भी है, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। तो इनकी जो फील्ड होगी उसे हम यानी कि फील्ड नहीं कह सकते, इनमें ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड तब होगी जब उस फील्ड के अंदर या उस रीजन के अंदर क्या हो, इस रीजन के अंदर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ जीरो ना हो। दूसरी बात, वर्क डन इज ए डिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड, पाथ फॉरवर्ड के डिपेंडेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे जी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आती है और विस्कस फोर्सेस आती है। ठीक हो गया नॉन कंजर्वेटिव के केस में। अब आपसे जनरल इसके बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में। तो अगर ये चीजें समझ आ रही है तो बोलो भैया ठीक है। तो MGH लेंगे, वर्क डन अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी वगैरह जा रहे हैं तो MGH के इक्वल लेंगे। अब जनरल वो आप समझे क्या है जी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं। कंजर्वेटिव में क्या होती है, वर्क डन इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉरवर्ड, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है, वर्क डन इज डिपेंडेंट, पाथ फॉरवर्ड लिखो, वर्क डन इज डिपेंडेंट, इसमें क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, किसमें, कंजर्वेटिव के अंदर। नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन इज डिपेंडेंट, इसमें इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। और क्या हो सकता है, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, यहाँ पे वर्क डन क्या लेते हैं, वर्क डन इन क्लोज पाथ, ये आप सीख चुके हो, क्लोज पाथ इज जीरो, जीरो होगा क्लोज पाथ में। यहाँ पे वर्क डन इन क्लोज पाथ जो है वो क्या रहेगा, इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, आसान है। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस कर सकते हो इनके में, द वर्ड पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे आपने लफ्ज पढ़े हुए हैं कहीं भी 10th क्लास में पढ़े होंगे, या पोटेंशियल एनर्जी अब आप आगे जाकर भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये चीजें हैं ना, ये डिफाइंड होती है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। किसके लिए होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो हम लिख सकते हैं द वर्ड पोटेंशियल इज डिफाइंड फॉर ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो हम लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर ही यानी कि पोटेंशियल जो है वो डिफाइन हो सकता है। नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स के लिए आपके पास वर्ड पोटेंशियल का वर्ड यूज नहीं करते हैं वहां पे, ये क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव रहेगी, वहां पे ये चीजें ही नहीं हो रही है, यानी कि वर्क डन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही नहीं हो रहा, और क्लोज पाथ पे वर्क जीरो नहीं हो रहा, इसलिए ये पोटेंशियल का केस सिर्फ इसी के लिए लागू हो सकता है। तो ये आप डिफरेंस में लिख सकते हो, द वर्ड पोटेंशियल
इज ओनली डिफाइंड कहाँ पे, पोटेंशियल इज डिफाइंड इन कहाँ पे, डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में होता है। तो यहाँ पे ये नहीं है, द वर्ड पोटेंशियल जो है, वर्ड पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है इसके लिए, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं है, मैं कह रहा हूं फिर से डिफाइंड नहीं है। एग्जांपल इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ग्रेविटेशनल फील्ड ले लो, ये इसके लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह क्या है, कंजर्वेटिव है। बहुत तेज पढ़ रहे हैं ना। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इसकी केस में आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह आएगी, तो इसके लिए क्या है, नॉन कंजर्वेटिव की केस आएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गई। तो अब बात करते हैं जी कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर हम कहें तो, अगर हम कहें तो कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, न्यूमेरिकल टाइप है, तो उसको देखते जाए। कि एक कंप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, एक ब्लॉक है, मान लें एक ब्लॉक है 4 kg का है, ठीक है। इसको आपने मूव करवाया आगे, कितना मूव करवाया, 5 मीटर मूव कराया। इस पे आपने फोर्स लगाई, वो है 40 न्यूटन की फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगी F, मान लो वो 15 न्यूटन लग रही है। इधर तक मूव करवाया और इधर लेके गए हैं, सही है सर, समझ आएगी। वही 4 kg का ब्लॉक है। इसके बाद इसको ऊपर उठा दिया गया, यहाँ ऊपर मान ले लगभग 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 इसको कितना उठा दिया गया, 5 मीटर हाइट ऊपर लेके गए। हाइट h है, हाइट ही डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हाइट ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या, एक पूछेंगे वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, WA, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाई की है वो वाली। और क्या पूछ सकते हैं, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, ये पूछ सकते हैं। फिर पूछ सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को WG कहेंगे ना जी। 2 चीजें पूछी, अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना वर्क किया, और ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। और आपसे पूछ सकते हैं टोटल वर्क बताओ, और भी पूछ सकते हैं, ठहरो जरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बताओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पे लगी है कि नहीं, कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्सेस है, कहीं पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन कितना हुआ है ये बताना है। नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 चीजें पूछी यार, काफी सारी चीजें पूछी। तो करते हैं इसको सोल्यूशन। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स वो है जो आप लगा रहे हो जी, 40 न्यूटन आपने लगाई है, फोर्स अप्लाइड है ये। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स के लिए क्या करोगे, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ये 5 मीटर डिस्टेंस है। तो वर्क अप्लाइड फोर्स कितनी है 40, ये कितना है 5, समझ आ रही कि नहीं आ रही। मान लीजिए 10 मीटर भी हो सकता था, खैर मैंने 40 ही ले लिया, समझ आई कि नहीं। चलो 10 मीटर लेते हैं, आपका आंसर थोड़ा ठीक बनेगा, सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये 4 10 क्या हो जाएगा जी, 400 जूल वर्क हुआ जो आपने वर्क किया। ये पहले वाला काम आया, अप्लाइड फोर्स का वर्क आ गया 400 जूल। अब फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क भी पूछ सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगी, ठीक है। ये अब अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो आप देखो फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क बताना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, उसके लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे S। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है -15, डिस्टेंस कितना है 100, तो कितना आएगा जी -150 जूल, सही है सर, समझ आई कि नहीं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं वर्क डन बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, पूछा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो WG क्या होगा जी। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो फोर्स है मल्टीप्लाई बाय S होगा, S की जगह मैंने कहा H होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, F, यहाँ पे फोर्स ऊपर कितना लगा के लगाते अप्लाई करके हुए जाते हो जितना उसका वेट है, तो फोर्स यहाँ पे mg होगी, क्या होगी जी, वेट के बराबर लग रही है, तो फोर्स भी किसकी इक्वल ले सकते हैं, mg के इक्वल। तो mg,
एच की जगह एच कर सकते हो, तो यहाँ पे आप पुट कर दो जी। डब्ल्यू जी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, एम कितना है 4 kg, जी कितना है 9.8 है जी, और एच कितना है 5 है जी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 196 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे, अब भी क्यों नेगेटिव लिखेंगे पता है इसकी, इसलिए क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। वापस ऊपर से नीचे जब लेके आओगे तो जीरो हो जाएगा, ऊपर लेके गए वापस नीचे आओगे, तो इसलिए आपने पढ़ा भी था कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो क्या होता है, जीरो होता है। जब ऊपर से नीचे लेके उतना ही वापस नीचे ले आएंगे तो सेम इनिशियल सेम फाइनल पॉइंट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। इस तरह की चीज भी आपसे पूछ सकते थे, लेकिन खैर अब नहीं पूछा। अब यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क जो है तो आपका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क भी यही होगा, सेम है। वो कितना है -196 जॉल। पूछ सकते हैं इस तरह। देखो ये आंसर भी मिल गया, ये और ये सेम आ गए, लेकिन सेम नहीं आ सकते हमेशा। मैं वो कह रहा हूं सेम आना जरूरी नहीं है। अगर वो कह देता कि ये आगे जो सेम आया है ना, ये ऊपर गया ऊपर से नीचे आया वापस, तो उस वक्त कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो जाता। क्यों, क्योंकि वापस 4 ये 5 इधर से ऊपर जितना 5 मीटर लेके गए थे वापस 5 मीटर नीचे ले आए, तो फिर तो जीरो हो जाता जी। ये चीज भी पॉसिबल थी, रटा नहीं लगाना। फिर नेक्स्ट पूछा है टोटल वर्क, नहीं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। टोटल वर्क हम आकर बताएंगे। देखो टोटल वर्क कर सकते हो, 3 तरह की फोर्सेस लगी है उसके लिए, ये वर्क, फिर ये फ्रिक्शनल का वर्क, फिर ये सब प्लस कर दो टोटल वर्क आ जाएगा। तो अब हम जरा नॉन कंजर्वेटिव का लिखते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा। नॉन कंजर्वेटिव में हमारे पास एक ये 400 थी, प्लस -150 करो तो नॉन कंजर्वेटिव का क्या होगा 400 -150, ये 250 जूल आएगा वर्क डन। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जी आ गया, समझ आई कि नहीं आई। तो टोटल वर्क के लिए आप इसको और इसको और इसको प्लस कर दो तो टोटल वर्क आएगा। बहुत आसान है। तो ऐसे छोटी छोटी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं क्या होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। ग्रेविटी नहीं पूछ सकते डायरेक्ट, कंजर्वेटिव का वर्क क्या होगा वही एक्चुअल। अब देखो फोर्स की नेचर से आपने समझना है, वहां ग्रेविटी लग रही थी इसलिए हम समझ गए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क ही असल में क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होगा। तो अब जाते हैं जी काइनेटिक एनर्जी की तरफ। बहुत आसान चीजें हैं। काइनेटिक एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस होंगे लेकिन हम वो उसको इसी एक लेक्चर में करेंगे। अब इसमें एक बताऊं मैं आपको, इस दफा मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। जो जो चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो वो एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से आती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सही है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए डेरिवेशन बहुत अहम है, डेरिवेशन बहुत अहम है। तो ड्राइव, अच्छा ऐसे लोग का हिस्सा भी है कि डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी और ड्राइव काइनेटिक एनर्जी यानी कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ड्राइव करना है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं ड्राइव करो, तो बहुत आसान सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको आए तो ये आपको मार्क्स पूरे दिला के रहते हैं। ठीक है जी। तो आप कंसीडर करते हो कि एक मेस है, ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। कंसीडर अ मेस एम है, इनिशियल पॉइंट ए पे पड़ा हुआ है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होनी है जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह मैं अगर इस मेस को किसी बी पॉइंट तक लेके जाता हूं, ये कोई पॉइंट बी है, इस तक लेके जाता हूं तो इसके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो v होगी, खाली क्या होगी, v होगी। इसने यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम लिख सकते हैं कि s डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। सही है सर। इस पे फोर्स लगी, जी हाँ लगी। डिस्टेंस कवर किया, जी हाँ कवर किया। तो इसने वर्क किया, जी हाँ वर्क किया। जो कि क्या होगा, फोर्स और एस के डॉट प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम जरा ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस कास थीटा और कास जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही तरफ। और देखो डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे, तो कास जीरो रहेगा तो वर्क इक्वल आएगा जस्ट एफ एस के इक्वेशन 1 होगी, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि फोर्स लगी तो इसमें एक्सेलरेशन तो आ गया होगा, जी सर आ गया होगा, एक्सेलरेशन तो आ गया होगा। तो आप कह सकते हो कि फोर्स इक्वल होती है एम ए के, जी सर इक्वेशन 2 कर देते हैं इसको। फोर्स इक्वल होगी एम ए के, ये इक्वेशन हम मोशन से कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड थर्ड
इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है 2as इक्वल टू, ये आपने 9th क्लास में क्या है वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। एस को अलग कर दीजिए, तो अब एस को बाद में अलग करेंगे, इससे पहले वी एफ की जगह क्या पुट करें, वी का स्क्वायर, वी आई की जगह क्या पुट करें, जीरो का स्क्वायर होगा, तो 2as इक्वल टू वी का स्क्वायर होगा, 2a को डिवाइड कर दीजिए, देन s इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a रहेगा, s की वैल्यू भी आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, 2 और 3 को इक्वेशन 1 में, तो आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 एम्प्लाइज वी गेट, तो 1 में w आएगा, f की जगह क्या पुट कर दें ma, सही है सर, मल्टीप्लाई s की जगह क्या पुट करें वी स्क्वायर बाई 2 है, वी स्क्वायर बाई 2 है, समझ आ रही नहीं है, वी स्क्वायर बाई 2 है, ए कैंसिल होगा तो वर्क किसकी इक्वल होगा एम वी स्क्वायर बाई 2, यही वर्क डन आपके काइनेटिक एनर्जी में इक्वल आएगा, क्योंकि हम जो वर्क करके लेके जाते हैं एक जगह से, तो वर्क डन विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 है ना, 2 है तो 2 को बाहर लेके लिख सकते हैं, जी हाँ 1/2 एम वी का स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास निकल करके आ गया है जी, बहुत आसान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज।